वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर 521 इम्पोर्टेंट है प्रश्न और फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। आज हमने एक टेस्ट हिस्ट्री का लगाया है, एक ज्योग्राफी का लगाया है, यह है पॉलिटी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? अनुच्छेद 124 के तहत, 127 के तहत, 129 के तहत या फिर 123 के तहत? बताइए। ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में है, याद रखा होगा आपको। और जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उपबंध है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत राज्य के उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना गया है। और अनुच्छेद 129 में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यकारी और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है। इसके तहत 6 वर्ष के सामान्य जेल की सज़ा या 2 वर्ष का अर्थदंड या फिर दोनों हो सकता है और यह शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। बताइए कौन सा सही है? देखिए, बात किसकी हो रही है? अभिलेख न्यायालय की हो रही है। और अभी तो बताया 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, 215 के तहत हाई कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। तो ये शक्ति हाई कोर्ट को ही प्राप्त है, तो गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट। तो सही कौन सा हो गया? पहला वाला सही हो गया, दूसरा वाला सही हो गया और ए और बी सही हो गया, डी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है और सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके तहत 6 वर्ष के लिए जेल जाओ या फिर 2000 रुपये का जुर्माना, या जुर्माना और दंड दोनों। वर्ष 1991 में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि दंड देने की यह शक्ति न केवल सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न केवल उच्चतम न्यायालय में नहीं था, बल्कि हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालयों एवं पंचावटों को भी प्राप्त है। ऐसा निर्णय दिया था हाई कोर्ट ने 1991 में। फिलहाल अभिलेख न्यायालय की शक्ति दोनों को प्राप्त है, 215 के तहत हाई कोर्ट और 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 129 के सामने अभिलेख न्यायालय, इसको तो करेक्ट कर ही दोगे आप, अभी पढ़ा है। अनुच्छेद 128 के सामने तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 131 के सामने आरंभिक या मूल या प्रारंभिक या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 137 के सामने लिखा है स्वयं के निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 131 के तहत उसकी प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार आता है। और क्या होता है मूल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? पुराने वीडियो को देख लेना। अनुच्छेद 137 स्वयं के निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ये वाला गलत है, 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। किस में है? 127 में। तो कथन भी सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, न कि 128 में। बाकी अनुच्छेद 131 में प्रारंभिक या आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 129 में अभिलेख न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137 के तहत स्वयं के निर्णय या दिए गए आदेशों का पुनरावलोकन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, भारतीय संविधान अपनी मूल संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना को विस्तारपूर्वक परिभाषित किया है। भारत के विधि आयोग ने भारतीय संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है, या फिर ना ही सुप्रीम कोर्ट ने और ना ही संसद ने संविधान की मूल संरचना को परिभाषित किया है। मतलब ना सुप्रीम कोर्ट ने किया, ना ही किया है पार्लियामेंट ने यानी संसद ने। बताइए कौन सा इसमें सही है? देखिए, मूल संरचना के संदर्भ में
बेसिक स्ट्रक्चर के संदर्भ में पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। ये चौथा वाला सही है, डी। ना ही सर्वोच्च न्यायालय ने और ना ही संसद ने मूल संरचना को परिभाषित किया है। तो देखिए, संविधान की मूल संरचना या ढांचा को ना तो न्यायालय द्वारा और ना ही संसद द्वारा पारित किया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत सबसे पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में दिया गया। इसके बाद मिनर्वा बनाम भारत संघवाद में 1980 में न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय जो है समय समय पर घोषित करेगा कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। ऐसा नहीं है कि एक बार इसको कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि या तथ्य के संबंध में परामर्श मांगता है। ये चीज़ तो बहुत बार बताई होगी मैंने, करेक्ट कर देते हैं इसको। परामर्श अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्श अधिकारिता की शक्ति के संदर्भ में पूर्ण पीठ कितनी हो गई? 5 लोग ही तो होते हैं जज पूर्ण पीठ में, तो करेक्ट है, पूर्ण पीठ होती है। और हाफ में 3 होते हैं, तो दोनों के दोनों सही हो गए ये तो सी होगा इसका आंसर। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि या तथ्य के संबंध में परामर्श मांगता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर अपनी सलाह देता है, ना कि स्वप्रेरण के आधार पर सलाह देता है। इस चीज़ को याद रखना। देखिए, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त निर्देशों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्य, जिसको पूर्ण पीठ बोलते हैं ना, वो करती है। संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या के संबंध में विधि के सारवान प्रश्न से संबंधित विचार पर, सारवान संबंधी जो प्रश्न है उसके विषय पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यूनतम 5 या 5 से अधिक न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ जो है वो गठित की जाती है। मेनली 5 ही रहते हैं अधिकतर। अन्य मामलों में जो निर्णय देते हैं जज लोग, वो 3 सदस्य बैठते हैं वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता है। देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद था। एक तरफ भारत सरकार, दूसरी तरफ कोई और राज्य है, या एक से अधिक राज्य है, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बीच विवाद, ये सब मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक या आरंभिक, बहुत सारे नाम है हिंदी में, तो 2-3 मतलब एक ही चीज़ के। इंग्लिश में याद रखना है इसको, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। लेकिन यहाँ पर आंसर कुछ और अलग है। संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद का अगर सुप्रीम कोर्ट में जो आता है प्रश्न, तो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है सर्वोच्च न्यायालय के। तो प्रारंभिक तो होगा नहीं, और अनन्य क्षेत्राधिकार का भी और प्रारंभिक ये दोनों एक ही हैं, तो इनको तो वैसे एलिमिनेट कर दीजिए। परामर्शी 143 है, तो बी है इसका आंसर। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल या अनन्य एक ही बात है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट निकालने अपीलीय एवं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अन्य शामिल हैं सिविल, आपराधिक एवं संविधान के अनुच्छेद 136 से संबंधित अपील। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन मतलब जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। क्या मतलब है इसका? राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति है, यानी उसको। भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति है क्या उसको? मंत्रिपरिषद के कार्यकरण के पुनरावलोकन की शक्ति है उसको? या फिर संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक को अवैध या शून्य घोषित करने की शक्ति है उसको? क्या है? यही है, डी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट मतलब दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है कि इस तरह बनाए गए किसी भी नियम को जो है वो शून्य घोषित या अवैध घोषित कर सकता है। देखिए, बगल में कोई निर्माण कार्य हो रहा है काफ़ी दिनों से, बहुत ये लोग नॉइज़ पोल्यूशन कर रहे हैं आजकल, बहुत दिक्कत होती है मेरे को।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, एक कानून को अकृत, अवैध या शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एक मत होना आवश्यक है। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा की गई है। बताइए। देखिए, पहली बात तो है, एक कानून को अकृत, अवैध या शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एक ही मत होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए 5 जज हैं तो 3-2 की मेजॉरिटी होगी तब भी तो पास हो जाएगा ना। ये हाँ कह रहा है, 3 ना कह रहे हैं, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए। गलत है। किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा फिर। गलत है ये भी। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिरूप से, देखिए कहीं पर भी न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा नहीं की गई है, उसको परिभाषित नहीं किया गया है, ना प्रस्तावना में, न राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ना मौलिक कर्तव्यों में, ना ही मौलिक अधिकारों में, मतलब संविधान में कहीं पर भी नहीं। तो तीनों के तीनों कटे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, डी। तो देखिए, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। एक कानून को अकृत, अवैध या शून्य घोषित करने के लिए सभी न्यायाधीशों का एक मत होना आवश्यक नहीं है। वे अपने बहुमत के निर्णय से किसी भी कानून को अकृत, अवैध या शून्य घोषित कर सकते हैं। देखिए, किसी मुकदमे को उसकी कानूनी वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए, हाई कोर्ट के नहीं। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून या कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है या की जा सकती है, और जिस सीमा तक वह अधिनियम या आदेश संविधान का उल्लंघन करता है, उस सीमा तक वह विधि या अवैध या शून्य होगा। मतलब आसान सी भाषा में समझें, यदि कोई ऐसा कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट की किसी गवर्नमेंट ने, राज्य के विधानमंडल ने बनाया हो, जो संवैधानिक वैधता के खिलाफ जाता है, संविधान में जो आदर्श हैं उनके विपरीत जाता है, उसका उल्लंघन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है, ऐसे किसी भी कानून या विधि को वो शून्य घोषित कर सकता है, मतलब उसको एरेडिकेट कर सकता है, हटा देगा, मतलब कि ये चीज़ लागू होगी ही नहीं, आप लोगों ने बनाई कैसे। तो देखिए, संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की जांच नहीं की गई है, किंतु यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 13 के प्रावधानों के तहत अंतर्निहित है। इसमें प्रावधान है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता हो या शून्य करता हो। यदि इसका उल्लंघन करता है तो उल्लंघन की सीमा तक विधि जो है या वो कानून अवैध या शून्य होगी। तो तीसरा भी सही नहीं है, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी प्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में स्टेटमेंट है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिपादन सबसे पहले केशवानंद बाद में किया गया और भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को कैनेडियन संविधान से लिया गया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहली बात तो आपने कभी सुना है न्यायिक पुनरावलोकन में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला विषय? ये थोड़ी सा उसमें ऐसा तो कुछ था ही नहीं, गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से नहीं, तो दोनों के दोनों गलत हैं, ये भी डी है इसका आंसर। तो देखिए, न्यायिक समीक्षा या पुनरावलोकन एक ही बात है। सिद्धांत की उत्पत्ति एवं विकास अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पहली बार मारवरी बनाम मेडिसन वाद में हुआ था, ना कि केशवानंद भारती वाद में। और कब हुआ था? 1803 में। उस समय अमेरिका का मुख्य न्यायमूर्ति जॉन मार्शल था। देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है। इसका प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, किंतु संविधान के कुछ अनुच्छेदों के प्रावधान में अंतर्निहित है, जैसे 13 में कुछ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आधारित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप विधि सम्मत शासन पर आधारित
विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप या फिर पूर्ण निर्णय एवं परंपराओं पर आधारित। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा घुमाऊ बोलते हैं इनको। इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं यूपीएससी सिविल सेवा में। बताइए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को विशुद्ध रूप से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप अपनाया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में जापान की इस शब्दावली को अपनाया गया है। विधि की उचित प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है, इस चीज़ को याद रखना। तो 10 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। उसी के आगे से इंडियन पॉलिटी चल रही है, जहाँ से हमने छोड़ा था इसको, फिर इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। सारा कवर करा देंगे एग्ज़ाम से पहले, पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत को एमसीक्यू में तोड़कर। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम है। धन्यवाद।